राशियों के चक्कर में मत पड़े। 65 करोड़ लोगों की एक ही राशि होती है। 65 करोड़ लोगों की डेस्टिनी एक जैसी तो नहीं होगी। नया साल शुरू हो रहा है, एक नई जानकारी आपको मिल रही है। 2026 अब शुरू हो रहा है। 2026 जो आपका वर्ष आएगा, गुरु जुपिटर आपके इस पूरे साल को गवर्न करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट के लिए भी मार्च के बाद से थोड़ा सा समय ठीक होगा। फिर मार्च के बाद से गोल्ड का रेट बढ़ेगा। शनि देव से लोग बड़ा डरते हैं और 28 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने का क्या अर्थ है? 28 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, या जो भी स्टक्ड है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम, बेहतर परिणाम सभी के साथ आएंगे। शनिदेव बहुत धीरे चलते हैं जी, तो इसका क्या कारण है? शनि अगर आपको कुछ देंगे तो आपका नीचे का फाउंडेशन इतना मजबूत करेंगे। मिथ्या कॉन्सेप्ट है कि शनि आपको नुकसान पहुंचाता है। जीवन भर वहाँ तेल चढ़ाते रहिए, आपको शनि के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। और इसके लिए आपको अगर रेमेडी करनी है, आप क्या कीजिए, कोई अगर आप शनि से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, कोई ऐसा आपकी वो चल रही है, दो चीजें कीजिए। यहाँ कंट्रोवर्सी जरूर होगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग नए साल में अपना घर खरीदना चाह रहे होंगे, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि भाई हमको पैसा मिले, स्टेबल रहे, पैसा जाए ना, रुका रहे। तो इन चीज़ों के लिए क्या कोई रेमेडी है? पहले धन की बात करते हैं। 2026 में एक ये जो मंत्र है माँ लक्ष्मी के लिए, धन प्राप्ति के लिए और जीवन में बाधाओं को हटाने के लिए। आप हेल्थ को लेकर अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर सबसे अच्छा है कि सूर्य के लिए आप एक काम कीजिए। मन का जो कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा को ठीक करने की एकमात्र इस विश्व में रेमेडी है, वो है जो मकान खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कोई वैदिक रेमेडी है? भूमि का कारक मंगल को बोला गया है। तो आप एक काम करें, इस वर्ष कुछ लोग हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, या फिर वो कब जन्म हुआ उनका वो नहीं है, डेट नहीं है, कुछ के पास टाइम नहीं होता अगर डेट होता है तो वो क्या करें? आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध की जानकारी आपको मिल सकती है, जिस समय वो आपसे प्रश्न करने आया। प्रश्न मार्ग का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन आपको महाभारत में मिलता है, जिसको बोलते हैं ना, पासे से करते थे। हाँ, कुछ लोगों के पास अपना टाइम नहीं है कि वो किस समय पे पैदा हुए हैं। डिविजनल चार्ट पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस का सब्जेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी का हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी हेल्थ का एक ओवरऑल एक वो देती है कि कैसी आपकी हेल्थ ओवरऑल लाइफ रहेगी। बीमारियों को लेकर या फिर तरक्की को लेकर, करियर को लेकर स्टोन्स पहनने के लिए, जो रत्न होते हैं उन्हें पहनने के लिए एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं। जो लोग रत्न पहनते हैं वो ध्यान से सुने, उन्होंने जो भी रत्न पहन रखा है उसको उतार के फेंक दे। जेम्स या जो रत्न है, ये टोटल मैं बोल रहा हूँ फर्जी है, फेक है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। नया साल आने वाला है और इसी के साथ नए रिश्ते, नई उम्मीदें और नई शुरुआत। कई लोग शादी की तैयारियों में होंगे, कई अपने करियर को लेकर परेशान होंगे और कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित। तो आज का ये एपिसोड आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि हमारे साथ हैं एस्ट्रो अंकित अग्निहोत्री जी, एक गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच, जो पिछले 20 सालों से लाखों लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखा चुके हैं। और इसी एक्सपीरियंस और एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के समंदर से थोड़ा सा ज्ञान आज आप तक पहुंचाना चाहती हूं मैं, ताकि आपकी नए साल की शुरुआत बेहतर और पूरा साल जबरदस्त हो। लेकिन नए साल से पहले आखिरी महीने की बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि 28 नवंबर से कई लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। उसी दिन शनि देव मार्गी हो रहे हैं, यानी अपनी सीधी चाल में लौट रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव उन राशियों पर पड़ेगा जिन पर साढ़े साती और ढैया चल रही है। लेकिन क्या सच में इससे डरने की जरूरत है? यानी कि जो शनि मार्गी हो रहे हैं, इनसे डरने की जरूरत है? इसकी सच्चाई, असलियत मैं आपको आज इसके एपिसोड में, पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ भविष्य नहीं बताएगा, बल्कि आपकी लाइफ को एम्पावर करने का रास्ता भी खोलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू सो मच। शनि देव से लोग बड़ा डरते हैं और 28 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अच्छे से ये जानना चाहती हूँ कि मार्गी होने का क्या अर्थ है? देखिए, प्लैनेट की कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, या तो वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं कई बार, और कई बार मार्गी हो जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। मार्गी होने का मतलब है कि वो सीधे जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्री में वो डिग्री वाइज थोड़ा पीछे चलते हैं।
तो कई बार ये अच्छे भी होते हैं वक्री होना, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वक्री होना हमेशा खराब होता है। वक्री होने में कई बार किसी व्यक्ति के जो पीछे के रुके हुए काम है वो पूरे करा जाते हैं, तो ये कई बार अच्छे भी होते हैं अलग अलग राशियों में अलग अलग कुंडली के प्रभाव से। लेकिन सामान्यतः कहा गया अगर ग्रह मार्गी है तो उसके जो शुभ या बेनिफिट या अच्छे परिणाम आते हैं। तो अभी 28 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो कई लोगों के जो काम रुके हुए थे, कई लोग जो काफ़ी टाइम से स्टक्ड थे, परेशान थे किसी चीज़ को लेके, सपोज किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, या जो भी स्टक्ड है अपनी लाइफ में, एक थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी, पॉजिटिवनेस आएगी और जीवन में उनके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा। ये एक आभासी परिकल्पना है कि ग्रह मार्गी हो गया, वक्री हो गया। सामान्यतः ग्रह, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर दो तेज ट्रेन या एक साथ चल रही, तुमको लगता है कि एक ट्रेन रुक गई है, तो वैसे ही होता है। ग्रह हमेशा ही मार्गी चलते हैं, लेकिन कई बार उनका जो यहाँ से देखने पर उनकी वक्री गति हो जाती है। इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से व्यक्ति पर आता रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो शनि ग्रह मार्गी हो रहे, तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम, बेहतर परिणाम सभी के साथ आएंगे। सीधी चाल में अपने आ रहे हैं वो जी, सीधी चाल में। कहा जाता है शनिदेव बहुत धीरे चलते हैं जी, तो इसका क्या कारण है? देखिए ये धीरे चलते हैं, इसको मैं टेक्नोलॉजी वाइज बताता हूँ, टेक्निक वाइज, कि हर प्लैनेट जब राशि चेंज करता है तो उसमें पर्टिकुलर कुछ टाइम लेता है। जैसे कि शनि है, इसको एक 30 डिग्री क्रॉस करने में लगभग 2.5 साल का समय लगता है। दूसरा जो प्लैनेट है मून, उसको 30 डिग्री क्रॉस करने में 2.5 दिन का समय लगता है। तो शनि की जो चाल है वो धीमे धीमे बढ़ती है। शनि स्थायित्व को दिखाते हैं, शनि अचानक मिलने वाली सफलता को नहीं दिखाते हैं। शनि वो सफलता को दिखाते हैं जहाँ पर आपका हार्ड वर्क लगा होता है, जहाँ पर आप बोलते हैं ना कि शनि अगर आपको कुछ देंगे तो आपका नीचे का फाउंडेशन इतना मजबूत करेंगे। शनि से मिली सफलता दीर्घकालिक होती है, तो धीमे धीमे शनि शनि शनिश्चराय। इसी तरीके से जो राहु जैसी जो प्लैनेट है, वो जो सफलता देते हैं उसमें कोई बेस नहीं होता, सडन गेन सडन लॉस, अचानक आपको राजा, अचानक आपको रंग। शनि के साथ स्थिति ये रहती है, कर्म फल दाता है। ये आपके जो जीवन के जो पूर्व जन्म के कर्म है या आपके जीवन के इस जन्म के कर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। तो डरने वाली कोई, डरने वाली कोई भी बात नहीं, ना साढ़े साथी से, ना ढैया से, न शनि के किसी प्रभाव से। अगर आपके जीवन के कर्म अच्छे, आपने किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो शनि जैसे ही आपकी कुंडली में प्रभाव में आएंगे वो आपको उसका रिजल्ट देंगे। कई लोग साढ़े साथी में बहुत सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में, उन्होंने घर, मकान, प्रॉपर्टीज बनाई है। तो एक ये कि मिथ्या कॉन्सेप्ट है कि शनि आपको नुकसान पहुंचाता है। शनि सिर्फ और सिर्फ आपको आपके द्वारा दिए गए कामों का रिजल्ट देते हैं। आपने खराब काम किए, खराब रिजल्ट मिलेगा, आपने अच्छे काम किए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर जब आपको डरने वाली बात है तो आप अच्छे काम करके रखो। जब आपको पता है कि आपकी क्लास में एक टीचर आएगा जो आपको एसेस करेगा, सीधी सी बात है, वो आपके नंबर देखेगा, अगर आपने अच्छा काम कर रखा है तो आपको पास करेगा, नहीं तो फेल। सीधा सा सिस्टम है। तो आप अच्छे काम करते रहिए, किसी शनि राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपको अगर रेमेडी करनी है कि आप शनि से प्रभावित हैं, क्या करना चाहिए? शनि जो रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जितने श्रमिक वर्ग है। आप क्या कीजिए, कोई, मैं यहाँ कंट्रोवर्सी जरूर होगी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोलता हूँ कि आप जो शनिवार को जाके तेल और उड़द की दाल, काला कपड़ा चढ़ाते हैं, इससे बेहतर है कि उस पैसे से किसी गरीब लेबर को, जहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आप पानी पिला दें, फूड उसको सर्व कर दें, तो शनि का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आपके नीचे के अगर जो सबॉर्डिनेट है, कर्मचारी, अगर आपसे खुश हैं तो शनि अच्छा है। आप अपने घर के कर्मचारियों को, जो लेबर क्लास है, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आप जीवन भर वहाँ तेल चढ़ाते रहिए, आपको शनि के नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। दो चीज़ें कीजिए, अच्छे काम कीजिए और जो प्लानिट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसकी रेमेडी कीजिए। तो वो कहते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ आप गलत व्यवहार मत कीजिए, उनके वेलफेयर के लिए अच्छा कीजिए। तो ये अपने आप में शनि की एक अल्टीमेट रेमेडी है। इसके अलावा अगर आप शनि से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, कोई ऐसा आपकी वो चल रही है, तो कहा गया दशरथ कृत शनि श्रोत का पाठ करना चाहिए व्यक्ति को। कब करना चाहिए? मंडे टू संडे 24/7 365 डेज, जब उसके पास समय हो। कोई शनिवार को ही नहीं करना, कोई मंडे को नहीं करना, जब उसके पास इत्मीनान से समय हो बैठ के। ये महाराज दशरथ ने किया था कि उनके राज्य में जो रोहिणी शकट भेदन या जो एक टर्म यूज होता है कि शनि अपना दुष्प्रभाव न दिखाएं 12 साल के लिए, ऐसा पद्म पुराण में है। तो ऐसे जो लोग शनि से अगर किसी वजह से उनसे गलत काम हो गए हैं और वो परेशान हैं, पीड़ित है, तो ये रेमेडी करें, दशरथ कर शनि श्रोत का पाठ करें
और जो भी लेबर क्लास है उसके वेलफेयर के लिए करें। फिर देखिए आपके जीवन में शनि का जो शुभ प्रभाव है कैसे नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके द्वारा किए गए कर्म वो इतने मजबूत होने चाहिए कि वो जो आपके प्लानेट हैं उनको ठीक करने में कैपेबल हो। तो आप जीवन में अच्छे काम करते जाइए, ये 2 रेमेडी कीजिए, आप देखिए आपको जीवन में कभी शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने पढ़ा सर 2027 तक ये मार्गीय रहेंगे और कुछ राशियों में मार्गीय हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर नीचे होती ही रहती है। मैं पहले बता दूं, किसी भी ग्रह का मार्गी होना, रेट्रोग्रेड होना सामान्य बात है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मार्गी है ये आपके अभी फिर वक्री हो जाएंगे 2026 में। अधिकतर मई जून के आसपास ये वक्री हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में मार्गी हो जाते हैं, सामान्य प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ पर केवल लोगों के डर दूर करने आया हूँ। हाँ, एक टर्म जो यूज होता है, एक टर्म जो यूज होता है बता दूं, जो खतरनाक होता है उसको बोलते हैं रोहिणी सकट भेदन। जब शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ये लगभग 30 साल में एक बार आता है। तो उस समय कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, विश्व युद्ध, महामारियां, तनाव, तो ये जो जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तब जरूर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मार्गी वक्री, वक्री मार्गी सामान्य प्रोसेस है। इसको लेकर जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि आपका इतना खराब हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ बिल्कुल भी आप मत घबराइए। ये सामान्य प्रक्रिया है, ग्रह वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। अभी ये पूरा मचा रखा है कि ये गुरु अतिचारी हैं, ये देखिए चीज़ें होती रहती हैं। ये प्लानेटरी पोजीशन है, एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव करता है आपके जीवन में वो ये प्रभाव करता है कि आपकी कुंडली यूनिक कुंडली है, आपका शनि यूनिक है, आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट कैसा है। ये मार्गी वक्री जब हो रहा है तो आपकी कुंडली में क्या दशा अंतरदशा में उसका प्रभाव है, आपकी कुंडली में वैसे ही परिणाम देगा। केवल एक जर्नल ट्रांजिट को लेके आप ये बोल दें कि सभी पर इसका समान प्रभाव आएगा, तो ये एक वेग या फिर मैं कहूँगा उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जैसे कि रात को कल बारिश होगी, ये सामान्य प्रोसेस है। कुछ लोग भीगेंगे, कुछ लोग नहीं भीगेंगे। क्यों नहीं भीगेंगे कुछ लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से उससे बचने के लिए छतरी बना रखी होगी, तो बारिश तो होगी, जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन हर आदमी तो उससे नहीं भीगेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते कि कल रात को 8 बजे बारिश होगी और हर आदमी भीगेगा, ये गलत है। ये है कि कल रात बारिश होगी, जिसके पास उसके पुरुषार्थ की ताकत है, उसके पास पुण्य कर्म है, तो उसके ऊपर छतरी होगी, बारिश होगी, वो अपना काम करता हुआ चला जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ही यही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि हवा बना दिया गया है इसको कि मार्गी हो रहे हैं शनि, ये प्रभाव होगा, ये लॉस होगा, ये फ़ायदा होगा। तो बहुत डरने की बात नहीं है, सर ने बताया भी ये चीज़। अब सर क्योंकि नया साल आने वाला है जी, और नए साल जब आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एक संकल्प लेकर चलते हैं कि इस बार मैं ये करूँगा, इस बार मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अभी देश में भी देखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम भारत की कुंडली को देखें, भारत की बात करें, तो जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और आज भी जब हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो भी कई गाड़ियाँ मिली हैं जिनमें ऐसा था कि बॉम्ब हो सकता है। तो सर क्या कह रही है भारत की कुंडली? क्या अभी इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी या फिर कुछ राहत मिलेगी 26 आते आते? देखिए, हाँ, यहाँ पर आप जो नववर्ष की बात कर रही हैं वो आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कर रही है, जो कि 400, 500, 600 साल पुराना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। हमारी जो सनातन परंपरा है वहाँ नववर्ष माना जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का फर्स्ट डे। तो उसके हिसाब से आपका वर्ष डिसाइड होता है। आपका देखिए फाइनेंशियल ईयर भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि पुराने उससे मार्च टू जून में अप्रैल। शायद हमारा तो ये आपका जो नववर्ष शुरू हुआ था इस बार 2025 में, ये शुरू हुआ था 29 मार्च को। अच्छा। और उस समय जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाई गई थी वो बड़ी विध्वंसक कुंडली थी। मैंने अपने चैनल पे डाला था, अष्टम भाव में पंचग्रही योग, आतंकवाद, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, ये बहुत सारी चीज़ें, जितना भी डिफ़िकल्टीज दिखा रही थी, गृह युद्ध या जो देश में पाकिस्तान के साथ युद्ध देखा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी बीच में भारत की भी वर्ष कुंडली 15 अगस्त को एक्टिवेटेड हुई, जहाँ पर कि दोबारा से द्विजन्म लग्न का आना, भारत का वृषभ लग्न है, तो वो द्विजन्म का लग्न आना ये भी एक खराब इंडिकेशन, यानी युद्ध जैसी स्थितियां अभी टली नहीं है। ये कुंडली अभी एक्टिवेटेड रहेगी जब तक हमारा नया वर्ष नहीं आ जाता। ये जो नया वर्ष आ रहा है आपका इस बार, ये आ रहा है 19 मार्च 2026। वहाँ से कुंडली भी चेंज होगी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, और वहाँ से जो स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ तक, खासकर आज बैठे हैं जब,
जब दो बड़े प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं इस टाइम, जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये अगर ओवरऑल, जैसे कि इसको पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए नहीं बोलता हूँ, ओवरऑल देखें देश के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी अशांति, ये आतंकवाद, उग्रवाद या कोई इस तरीके की राजनीतिक बड़ी उथल पुथल, सरकार का बनना गिरना, बहुत सारी चीजें इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकती हैं। नया साल जब आता है तो ग्रहों का भी बहुत असर पड़ता है हर चीज का। तो सर, डिविजनल चार्ट पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि ये क्या किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। देखिए, अगर मुझे कोई किताब पढ़नी है डिटेल में, तो उसके दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट पेज होता है जिसको इंडेक्स बोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि इस पेज नंबर पे ये पार्ट, ये लेसन और ये टॉपिक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है बुक का, ठीक है। लेकिन इस केवल इंडेक्स को पढ़ के आप पूरी बुक के बारे में तो नहीं बता सकते, टॉपिक का नेम लिखा हुआ है बस, ठीक है। डिविजनल चार्ट वही टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस है, यानी कि पूरी बुक। अब मुझे आपकी अगर मैरिज के लिए बात करनी है, मैं अगर आपका कुछ चार्ट्स ना देखूं, जैसे सबसे पहले तो आपका जो नवमांश चार्ट है मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लग्न चार्ट तो हमें हर स्थिति में देखना है, तो लग्न, नवमांश, इसके अलावा कुछ और चार्ट हैं जो देखने चाहिए, जैसे D45, जितने शुभ काम हैं अच्छे बुरे उन सब के लिए D45 आप देखिए। D60 चार्ट देखिए जिसका पराशर बहुत महत्व बता रहे हैं। आपको किड्स के लिए मुझे पूछना है तो D1, D9 और D7 का कॉम्बिनेशन, डिटेल्ड एनालिसिस। कोई बच्चा है अपनी एजुकेशन को लेके, मुझे टेक्निकल पढ़ना है, मुझे CA बनना है, जैसे आजकल बहुत काउंसलिंग होती है, बट मुझे लगता है जो एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग होती है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ पर आपका जहाँ पर ऊर्जा लगाने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है वहाँ पर आपको लिंक करता है। तो आप D1 पढ़िए, D9 पढ़िए, और एजुकेशन के लिए जो स्पेसिफाइड चार्ट है D24 चार्ट, इसका आप डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए, तो आप उसको काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं आपको टेक्निकल में जाना चाहिए। टेक्निकल में भी कहाँ जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में कहाँ जाना चाहिए, मैकेनिकल, IT, AI, ML या इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक आप डिटेल्ड एनालिसिस करके बता सकते हो कि हर प्लैनेट कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है किसी व्यक्ति के बारे में जानने का, ये सिनेरियो होता है डिविजनल चार्ट। ये तो पराशरी मेथड होता है। इसके अलावा हमेशा किसी भी इवेंट्स को चेक करने के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपकी कुंडली में लग्न की इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर आत्मकारक की इंपॉर्टेंस हो जाती है। यहाँ पर हम आपके 7th लॉर्ड 7th हाउस को मैरिज के लिए अगर देख रहे हैं, नवमांश को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम दाराकारक यानी DK की स्थिति को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम आपके प्रोफेशनल चीज़ों के लिए आपका 10th हाउस देख रहे हैं, D10 चार्ट देख रहे हैं, तो वहाँ हम अमात्यकारक को चेक करेंगे। वहाँ राशियों की दशाएं होती हैं, यहाँ पर ग्रहों की दशाएं होती हैं। तो एक अच्छी प्रेडिक्शन के लिए डिविजनल चार्ट हो गए, आपके अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट हो गए। तो एक इवेंट को आप कम से कम 4 से 5 दशाओं में चेक कीजिए। जैसे विष्णोत्तरी दशा तो एक एग्जाम्पल है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, प्रचलित है, वो चलती है। उसके अलावा आप योगिनी दशा की तरफ भी जाइए, आप चर दशा की तरफ जाइए, स्थिर दशा की तरफ जाइए, मंडूक दशा लगाइए। जो भी आप कम से कम एक इवेंट को 4-5 दशाओं से अलाइन कीजिए। जहाँ पर ज़्यादा दशाएं किसी इवेंट को दिखा रही हैं तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा है। 5 में से 4 ने बोला ये काम होना चाहिए तो डेफिनेटली होगा। 5 में से 4 बोल रहे हैं, एक बोल रही केवल विष्णुवती दशा, तो वो काम नहीं होगा। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस का सब्जेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी। इसको हम केवल किसी का फ़ोन पे जो आजकल चलता है कि 2 सेकेंड में बता दें, ये नामुमकिन है। मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, उसे किसी कुंडली को देखने, समझने, जानने में आधा घंटा तो वैसे ही वो एनालिसिस करने में लगा देगा। तो वो आपका ऑन द स्पॉट तो आंसर कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है वो अपने प्रोफेशन के साथ, आपके साथ बेईमानी कर रहा है। अब हिंदू कैलेंडर की बात करें, आपने बोला कि 9 वर्ष हमारा शुरू हो चुका है, और सर शादियों को लेकर भी लोग बड़ा डरे हुए हैं अब, क्योंकि 26 भी आ रहा है, अंग्रेजी साल जिसे बोलते हैं। तो शादियों में जब हम कुंडली मिलाते हैं, या फिर आपने बताया कि यहाँ से हम देखते हैं शादी को लेकर, तो क्या ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे शादी हमारी थोड़ी सक्सेसफुल हो, वो बता दीजिए। क्योंकि जो शादी का प्लान कर रहे हैं इस साल या फिर अगले साल जो करने वाले हैं, उनको थोड़ी आसानी हो। देखिए, शादियों में जो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है या जिसको बहुत प्राइमरी या फाइनल नहीं मानना चाहिए, वो है अष्टकूट मिलान। शादियों में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित व्यवस्था क्या है कि आपका बोल दिया गया कि 36 में से 28 गुण मिल गए, आप शादी कर लीजिए। नहीं, गुण मिलाकर कारण यहाँ पर जो तरीका है भाव मिलान। आपका 7th हाउस अच्छा हो, आपके लाइफ पार्टनर का 7th हाउस 7th लॉर्ड अच्छा हो, दोनों की कुंडली में लॉन्जिविटी को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छा मैच कर गया, लाइफ पार्टनर की लॉन्जिविटी नहीं, वो 8 साल बाद एक्सपायर कर गया, तो वो भी मैरिज आपकी डिस्कम्फर्ट है। बिल्कुल। किड्स का अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, किसी भी चार्ट्स में वीक है, तो वो भी आपके लिए प्रॉमिस है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, तो वो भी शादी का डिस्कम्फर्ट है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन सामने वाले का कैरियर ही खराब है, तो उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि सामने वाला तो अर्निंग ही नहीं कर पाएगा जहाँ से आपकी शादी है, तो फिर भी वो शादी खराब कर देगा, चाहे जितना प्यार हो चाहे कुछ भी हो, जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं हो वो दिक्कत करेगा। कोई रोग बीमारी क्रोनिक डिसीज ना हो किसी के चार्ट में, ये चेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक थोरो एनालिसिस करना चाहिए पूरे चार्ट्स का, और उसको करने के बाद ही अप्रूवल देनी चाहिए। गुड़ चाहे 28 में से 36 में से 12 मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सुखी शादी चल रही है। आंगलिक मांगलिक ये मिला के हमने मैच कर दिया, ये सब बकवास है। भाव मिलान अगर आपका अच्छा हो गया तो नॉन मांगलिक मांगलिक से भी शादी कर सकता है। भाव मिलान अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपने चाहे जितनी मैच मेकिंग कर रखी है, भाव मिलान में 4-5 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले एक दूसरे के लिए जो पीस ऑफ माइंड है वो होना चाहिए, मेंटल स्टेटस मिलना चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर होना चाहिए दोनों के चार्ट में। तीसरा, किड्स को लेकर स्थिति ठीक होनी चाहिए। फाइनेंशियल कैरियर दोनों चार्ट्स में एक दूसरे को पूरक कर रहे हो, लॉन्जिविटी में कोई दिक्कत ना हो, कोई क्रोनिक डिसीज ना हो। इतने अगर 8-10 आयाम आपने चेक किए, उसके बाद जो कि समय लगेगा, ये सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं है कि आपने डाला किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में और आपने खुद ही पंडित बन के बता दिया कि सब 28 गुण मिल गए और मंगल भी मैच कर दिया, ये भी मंगलिक है, इसका भी चौथे भाव में लगन में 12वें मंगल, इसका भी मंगल। ऐसा नहीं होता, ये नीम हकीम खतराए जान वाली चीज़ है। और इसीलिए जो तलाक हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, उसका भी एक कारण है कि शादी मिसमैच है। यहाँ पर जो एनर्जी है सामने वाले की एनर्जी से मैच ही नहीं कर रही है, तो मिसमैच है। तो शादियों का सीजन आ रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि भाव मिलान या कुंडली मिलान कर सकते हैं तो करें, और अगर आप इस पोजीशन में नहीं है, अब आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं कुछ वर्षों से और आपको शादी करनी है, देखो, तो मैं उन लोगों को कहूँगा जिन लोगों के लिए ये कंडीशन है कि उन्हें शादी करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिना इधर उधर का ध्यान लगाए दोनों कुंडलियाँ भगवान विष्णु के सामने समक्ष रख दें और बोले कि इसमें जो भी गलतियाँ या अरिष्ट है उनका नाश करें, और विवाह के पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हवन कराएं इस प्रार्थना के साथ कि इन दोनों कुंडलियों के अरिष्ट को समाप्त करें और बिना मैच मेकिंग के ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़े, जब आपके पास ये कंडीशन ना हो कि आपको मैच मेकिंग करवानी पड़ रही है। क्योंकि आजकल लोग कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, और अब ये भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जहाँ पर कुंडली मिलान तो नहीं होती लेकिन फिर भी शादी होती है और सक्सेस हो जाती है। तो ये एक मैथमेटिकल डेटा है। क्या सिख रिलीजन में नहीं मानते कुंडली, तो क्या वहाँ डिवोर्स नहीं होते? होते हैं। बिल्कुल। आपका क्रिश्चियंस नहीं मानते तो क्या उनका डिवोर्स नहीं होते? या तो आप ये बोल दो कि जहाँ कुंडली नहीं मिलेगी वहाँ कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं मिला रहे, हो सकता है उनकी ऑलरेडी मिली हो जिनके नहीं हुए, आप ये मानिए, और जिनके टूटे हैं उनकी नहीं मिली। तो यहाँ पर ये आप मानने चलिए, अगर आप मिलाएंगे तो बेटर है, नहीं मिलाएंगे तो जो डिस्कम्फर्ट है वो फेस आएंगे। और एक अल्टीमेट ताकत है जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, वो कोई पंडित नहीं है, कोई कुत्ते से पूजा, बरगद से पूजा, घट पूजन, ये सब बकवास है। इससे बेहतर है ईश्वर की प्रार्थना पे। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं, वो मिरेकल कर सकता है। आप रख दीजिए अपनी पत्रियाँ ईश्वर के सामने, परम पिता के सामने। इस मामले में मैं कहूँगा जो हमारे सिख भाई सबसे अच्छा करते हैं, वो सबसे बेस्ट है, वो गुरुद्वारे में रख देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, अब तू जान, ये दोनों बच्चे तुम्हारा आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं, दैट ये सबसे बढ़िया है। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आप ये कीजिए अगर आपको, लेकिन आप ये मत बोलिए कि हम किसी को नहीं मानेंगे, ना हम कुंडली मिलाएंगे और ना हम ये कोई रेमेडी करेंगे। तो फिर ठीक है, बारिश होगी आप भीगेंगे, आपने क्योंकि छतरी का इंतजाम नहीं किया, सीधी सी बात है। अब सर ये तो उनकी बात हो गई जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अब वो शादी करने जा रहे हैं, तो वो आपकी बात सुनने के बाद चलिए ऐसे ऐसे मुझे मिलाना है, मिलवा लेते हैं। अब लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे थोड़ी स्टेबल हो जाए चीज़ें? देखिए, जैसे बीमारी आपने कही कोई है, तो बीमारी का कारण क्या है, कौन से प्लैनेट से प्रॉब्लम आ रही है, 7th लॉर्ड कौन है उनका, तो उसको देख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो ट्रीटमेंट मैं नहीं करूँगा, मैं केवल उनको रास्ता बताऊँगा कि आपको इसके बीज मंत्र का जाप करना है, सप्तमें इसको ठीक करना है, अगर सप्तम भाव पाप कर्तरी में है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बेसिक वैदिक रेमेडीज़ जो ना कि कोई पंडित करेगा ना मैं करूँगा, वो करेंगे खुद ही, तभी उसका इम्पैक्ट आएगा। पंडित के कराने से पंडित का इम्पैक्ट आ जाएगा, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो जिनको अगर करना है तो उस हिसाब से खुद अपनी रेमेडीज़ करें। बाकी कुछ जर्नल रेमेडीज़ है जो हर आदमी कर सकता है, जिनकी चल रही है दिक्कत तो वो भी करें, जिनकी नहीं चल रही है वो भी करें। जैसे कि मैरिड लाइफ के लिए हमारी दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छा मंत्र है कि जो कन्याएँ हैं जिनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है, तो वो है ओम कात्यायनी महामाया मंत्र, या को मैं दे दूँगा, ये हर महिला करे जो अपनी मैरिड लाइफ में कम्फर्ट पाना चाहती है।
इसी तरीके से जो पुरुष है जिनकी मैरिड लाइफ में डिस्कम्फर्ट है या जिनकी मैरिज नहीं हो रही है या ये जो चाहते हैं जिनकी मैरिज लाइफ और अच्छी हो, तो ओम पत्नी मनोरमा करके एक मंत्र है उसकी चैंटिंग करें। ये जो आप जनरल रेमेडीज़ है, फिर हर चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ होंगी। देखिए, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको कोई रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा असर नहीं कर सकती। जीवन में 3 चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी जो फिक्स कर्मा में, दृढ़ कर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, उस इवेंट को लेके आपको इस जीवन में कष्ट, नुकसान, दुख उठाना ही पड़ेगा, चाहे एक बार कर लो शादी और चाहे आप 4 बार कर लो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि आप पर्टिकुलर जिस इवेंट के लिए पूछ रहे हो कि आज इस मैरिज में डिस्कम्फर्ट है, दूसरी मैरिज कैसी है। अगर आगे के डिविजनल चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, D1, D9, D45, D30, D60 सब जगह अरिस्ट है शादी को लेके, इट मीन्स कि ये फिक्स कर्मा है जो कि आप पूर्व जन्म से लेके आए। तो इसमें आपको केवल अब एक बार जो आपका कार्मिक डेट कट चुका है, अब आपको शांति के साथ बैठना चाहिए और मैरिज लाइफ में आपको डिस्कम्फर्ट होगा। सर, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो करियर की भी टेंशन होती है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जो लोग अभी अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ज्योतिष में कुछ है? देखिए, बिल्कुल है। आपके करियर में आपके क्या काउंसलिंग में पार्ट ये रहता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, जो कि 12th के बाद शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट आजकल तो 9-10 से ही शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली आप इसका मैक्सिमम यूज ऐसे कर सकते हैं कि अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग, कि इसको किस फील्ड में हमें ले जाना है। तो पहले तो इसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो वो D24 चार्ट से, कई बच्चे शुरुआत में बहुत ख़राब पढ़ते हैं, बाद में बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसकी एजुकेशन हमें कैसी दिख रही है। एजुकेशन के बाद इसका प्रोफेशन टेक्निकल दिख रहा है, अकाउंट CA दिख रहा है, मैनेजमेंट दिख रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से पता की जा सकती है। अगर सही टाइम पर आपको आपकी जो फ्लो है डेस्टिनी का, उसके साथ अगर अलाइन कर दिया जाए, तो आपके जीवन में क्या होगा कि आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। आप देखते हो कई लोग MBBS MD करने के बाद क्या कर रहे हैं, UPSC किसी जिले के DM, उनकी एजुकेशन काम नहीं आई। कई लोग BTech करने के बाद MBA करके मैनेजमेंट का काम, सेल्स मार्केटिंग का काम देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को डेस्टिनी के साथ अलाइन नहीं किया, तो वो जो एजुकेशन ली उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाए, पढ़ा कुछ कर कुछ और रहे। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या होगा कि आपकी एजुकेशन का लिंक आपके प्रोफेशन के साथ आपकी सही चीज़ों को सही तरीके से जोड़ दिया जाए, तो फिर आप जो काम करेंगे, जो पढ़ाई पढ़ेंगे, वो आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप कैरियर काउंसलिंग में एस्ट्रोलॉजिकल जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है और अपने मैक्सिमम आउटपुट को वहाँ से यूज़ किया है, वो लाइफ में आगे बढ़े हैं। और जो लोग नहीं करते, वो कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन में डाइवर्जन हो जाता है कि पढ़ते कुछ हैं करते कुछ हैं, या बनना था लता मंगेशकर बन गए सचिन तेंदुलकर। तो ये आपकी चार्ट क्या बोल रहा है? क्या इस बच्चे में अगर आर्ट को लेके बहुत अच्छी स्किल्स दिख रही है और माँ बाप करें नहीं तुमको तो USA में मुझे IT का प्रोफेसर वो IT में ले जाना है, AI में काम करना है, तो बच्चा क्या करेगा? जीवन भर मर मर के काम करेगा। वो अकेले में गाना गाएगा। जो स्किल्स है आपने दबा दी, जहाँ पर बच्चा एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता था, आज वो क्या एक जनरल सी नौकरी कर रहा है। या जो बच्चा आपका टेक्निकल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, आपने उसे किसी गलत डायरेक्शन में भेज दिया। तो ये अलाइनमेंट की स्पोर्ट्स में इसको अच्छा भेजना है, क्योंकि ये बड़ा विषय है। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं 12-13 साल की उम्र में, तो आप अपने जीवन का जो सबसे गोल्डन टाइम है वो खराब कर देंगे। आपके स्पोर्ट्स पर्सन बनने के चांसेस कम है, आप प्रोफेशन में जा ही नहीं सकते। तो फिर अगर आपने शुरुआत में टेबल टेनिस, क्रिकेट या कहीं पर भी समय लगाया, तो आप खराब ही कर रहे हैं 8-10 साल अपने। तो आप देखिए आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपको आर्ट्स में जाना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, कि आपको IIT JEE की तरफ जाना चाहिए, कि नीट करना चाहिए, कि आपको UPSC करना चाहिए। डेस्टिनी क्या कह रही है आप ये समझो। जब आप डेस्टिनी का प्रॉमिस, यानी जो पहली की है उसने सपोर्ट कर दिया, यानी कि जो डेस्टिनी ने आपको इस काम के लिए सपोर्ट कर दिया, अब इसमें आपको केवल 2 की लगानी, एक अपनी मेहनत की और एक प्रार्थनाओं की। तो एक इवेंट को होने के लिए 3 चाबियां लगती है। पहला डेस्टिनी का सपोर्ट होना चाहिए, फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, फिर उसके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये तीनों चाबी जिस इवेंट में लग जाती वो इवेंट हो जाता है। जब डेस्टिनी सपोर्ट नहीं करती तो आप मेहनत और प्रार्थनाओं से भी कई बार काम नहीं बन पाता या आपको दिक्कत आती है। मैं जितना समझ पाई हूँ कि 2026 अब शुरू हो रहा है, और जब भी हम किसी करियर में अपना कदम रखते हैं या सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो एक बार कुंडली ज़रूर दिखा लेनी चाहिए कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये आपके बच्चे के लिए एक तरीके से वरदान है कि आपने उसको सही जगह अलाइन कर दिया। नहीं तो वो बच्चे में भटकाव की स्थिति रहेगी, वो करना कुछ चाहता है, आप उसे कुछ और कराना चाहते हो, डेस्टिनी कुछ और करना चाहती है, सब कंफ्यूज है। तो एजुकेशन के मामले में बहुत उपयोगी रहती है।
आप नव वर्ष की बात कर रही है, तो नव वर्ष जैसे पिछली बार जो राजा थे वर्षेश थे, सूर्य थे। इस वर्ष 2026 जो आपका वर्ष आएगा, यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से 19 मार्च को जिस दिन पहला दिन होगा उसको वर्षेश कहते हैं। तो गुरु जुपिटर आपके इस पूरे साल को गवर्न करेंगे। जुपिटर का जब आपका प्रभाव रहेगा 2026 पर, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे जितने लोग जो कंसल्टेंसी एडवाइजरी रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थितियां रहेंगी 2026 में। जो लोग ये एस्ट्रोलॉजी या धर्म कर्म के काम है, ये आप देखेंगे 2026 में इसका प्रभाव ऊपर रहेगा, शुभ रहेगा। तो ऐसे लोग इस वर्ष जो इस तरीके के जितने जहाँ पर उनका ब्रेन यानी दिमाग ही एक प्रोडक्ट है, वो इस वर्ष ज़्यादा राइज करेंगे या इस सेक्टर में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जुपिटर को भी हम शेयर मार्केट के लिए देखते हैं, तो शेयर मार्केट के लिए भी मार्च के बाद से थोड़ा सा समय ठीक होगा। अभी मार्च तक जो सिचुएशन है शेयर मार्केट में, ये स्विंग्स वाली है, ठीक है, ये ऊपर नीचे अप डाउन लगातार कर रहा है। गोल्ड को लेके हमने अगर देखा 2025 में, जो कि जब मैंने 70-72 हज़ार पे प्रेडिक्शन की थी कि ये बहुत आगे जाएगा, 1.5 लाख तक जाएगा, ऑलमोस्ट अभी गया भी है, थोड़ा सा अभी वापस आया है, लेकिन ये फिर मार्च के बाद से गोल्ड का रेट बढ़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो 2026 की दिवाली है, वहाँ पर हर हालत में गोल्ड मिनिमम 150 टच करना ही चाहिए, या उससे ऊपर ही जा सकता है, बट ये मिनिमम बेंचमार्क है जो भी अक्टूबर नवंबर में 2026 की दिवाली है। तो गोल्ड को लेके एक अच्छी प्रोजेक्शंस है। सर, गोल्ड की बात की आपने कि 150 तक टच हो जाएगा दिवाली 2026 तक, तो ये प्रेडिक्शन है, एक बड़ा प्रेडिक्शन है। और शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक राशि है या फिर जिनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेष हो गया या कोई भी ऐसी राशि जिन्हें थोड़ा सा शेयर मार्केट से इस साल बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सामान्य है और आपने बिल्कुल अच्छे से पूछा है, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूँगा कि राशियों के चक्कर में मत पड़े। 65 करोड़ लोगों की एक ही राशि होती है। मैं ये बोल दूँगी कर्क राशि वाले गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, या शेयर मार्केट में करें। लेकिन 65 करोड़ लोगों की डेस्टिनी एक जैसी तो नहीं होगी, किसी की खराब दशाएं चल रही होंगी, किसी के खराब प्रॉमिस ही नहीं होंगे शेयर मार्केट में जाने के, तो फिर मेरे द्वारा किया कर्म किसी को नुकसान दे सकता है। तो राशि के चक्कर में तो आप मत पड़िए। आपकी कुंडली में शेयर मार्केट को लेके सबसे पहले तो प्रॉमिस होना चाहिए। आप पूछ रहे हैं शेयर मार्केट में फायदा होगा नुकसान होगा किस राशि को, तो पर्टिकुलर हर आदमी के इंडिविजुअल डेस्टिनी है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट काम करता है प्रॉमिस, यानी 5th हाउस, 8th हाउस, जुपिटर, मरकरी, 11th हाउस, यह जो शेयर मार्केट के लिए जो कंडीशन है आपके चार्ट में बहुत अच्छी, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि क्विक डिसीजन लेने में आपको करती है, तो ही आप शेयर मार्केट में जाइए। फिर आपकी वो दशा होनी चाहिए, कोई आपकी ऐसी दशा ना चल रही हो जो आपको लॉस करा दे, फाइनेंशियल लॉस करा दे, 12वें भाव की दशा चल रही है, 6ठे भाव की दशा चल रही है, या कोई खराब ट्रांजिट चल रहा है। तो मेरे हिसाब से राशि की जगह इंडिविजुअल आप देखिए, आपके चार्ट में चेक कराइए। अगर प्रॉमिस हो तो आप शेयर मार्केट में जाइए, नहीं तो मत जाइए। जनरल व्यू में बता सकता हूँ कि जो शेयर मार्केट को लेकर समय है मिड अप्रैल के बाद से और आपका ये 15 जून के आसपास, खासकर इसमें भी आपका जो 2 जून को ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, उसके बाद से शेयर मार्केट के लिए एक अच्छा टाइम है। लगातार यहाँ शेयर मार्केट में आपको अच्छे फ्लो दिखेंगे। तो यहाँ पर अपना सोच समझ के, अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्च तक आपको संभल के रहना चाहिए। गोल्ड एंड आपका शेयर मार्केट कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, सडन गेन सडन लॉस करा सकते हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं बहुत अपने हाथ बचा कर रखें, कम से कम 19 मार्च तक। उसके बाद धीमे धीमे स्थितियां ठीक होंगी। अप्रैल के बाद से इन्वेस्ट करें प्लानिंग के साथ, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उन्हें 2026 में अप्रैल के बाद से। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, रिजल्ट आएगा। अब सर, जब साल शुरू होता है हमारा, तो एक हम अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, एक करियर के बारे में, और तीसरा हेल्थ के बारे में भी सोचते हैं कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी का हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का एक और टूल यूज होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपकी आने वाली दशाएं, जैसे 22वां दृष्टिकोण, 64वां नवांश अगर एक्टिवेटेड हो रहा है आपकी दशा अंतरदशा में, तो ये आपको बीमारियां दे सकती हैं, या 85वां आपका द्वादशांश, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बताती हैं कि आपकी हेल्थ अब कैसे रहने वाली है 2026 में, या ओवरऑल आगे कैसे रहने वाली है। तो यहाँ से आप ये प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, कि आपको किसी ने बताया कि आपकी कुंडली सपोज किसी क्रॉनिक डिसीज़ कैंसर के लिए प्रोन है, तो आपको उसको लेके अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी चाहिए। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, शनि, राहु, जुपिटर, या 11th हाउस जो हर चीज़ की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर अगर कैंसर जैसी बीमारी या कोई आपका रोड एक्सीडेंट दिख रहा है,
तो आप उस प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन के साथ उस चीज़ को बचा सकते हैं या उसका इम्पैक्ट प्रार्थनाओं के माध्यम से कम कर सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी हेल्थ का एक ओवरऑल एक वो देती है कि कैसी आपकी हेल्थ ओवरऑल लाइफ रहेगी और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में आपको केयरफुल रहना है, कौन सी बीमारी से आपको बच के रहना है, बॉडी का कौन सा पार्ट आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है उसको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, तो मेरा तो ये भी कहना है कि आप एक बार अपना एस्ट्रोलॉजिकल चेकअप भी कराओ। 2026 आ रहा है, आप चेक कराओ कि पहले तो आप अपना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछो कि 2026 में मुझे ऐसा कोई दिख रहा है, कोई बीमारी आ सकती है या मेरी बीमारी में ओवरऑल किस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या 2026 मेरा नीट एंड क्लीन जाएगा, तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पकड़ सकते हैं। प्लस आपकी यहाँ पर वर्ष कुंडली भी काम करती है। आप वर्ष कुंडली के माध्यम से, जो कि मुंथा मुंथेश की स्थिति, मुद्दा पात्यायनी दशाएं जो वर्ष कुंडली में होती हैं, वर्षेश क्या है आपकी कुंडली में पर्टिकुलर, इन सब का एनालिसिस करके आप अपने एक साल का लेखा जोखा कि मुझे इस साल कहाँ रुकना है, इस साल कहाँ जाना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है, कौन सी रिलेशनशिप पे इस वर्ष मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को मुझे इग्नोर नहीं करना है, शेयर मार्केट में लगाना है तो कौन से सेक्टर में लगाना है। इन सारी चीज़ों को आप एस्ट्रोलॉजिकली जान सकते हैं और अपने वर्ष को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। जनरल रेमेडी सभी के लिए इस वर्ष अगर जो करना चाहते हैं, बृहस्पति का साल है, एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ करें, यानी कि आपके घर के आसपास कोई गरीब बच्चा हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जिसकी एजुकेशन में दिक्कत आ रही हो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसके एजुकेशन में इस वर्ष कुछ दीजिए, फीस जमा कर दीजिए, कापी किताब दिला दीजिए, बस्ता यूनिफॉर्म दिला दीजिए। आप देखिए आपका बृहस्पति अच्छा होगा और उसका पूरा सुप्रभाव आप पर रहेगा। कुछ हो सके तो इस वर्ष आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कीजिए, बृहस्पति से संबंधित है, आप जाइए नव वर्ष पे किसी ऐसे स्थान पर, भगवान जगन्नाथ के यहाँ, महाकाल के यहाँ, कम से कम एक तीर्थ स्थान इस वर्ष जरूर जाएं आप, तो आपके जीवन में शुभ प्रभाव आएंगे। 2026 में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कम होंगे। ये रेमेडी भी है और एक तरह से कर्म भी है। अगर हम किसी की फीस दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारे कर्म भी है जो हमें इम्पैक्ट करेंगे। सर, हेल्थ की बात हम लोग कर रहे थे, तो हेल्थ में जैसे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करती हूँ, तो उनका कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि जो नंबर्स होते हैं ना, हर नंबर्स की कुछ एक बीमारियाँ होती हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बीमारी को, तो उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर वो बीमारियां इंसान में आती हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, नंबर बेस, तो न्यूमरोलॉजी पे तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि वो लोग जो भी करते हैं बहुत जेनेरिक होता है। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आज तक ऐसा न हुआ है और न हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में लेटा है तो ये बोल दे कि इसके नाम के आगे ये जोड़ दो, ये बढ़ा दो, ये आईसीयू से 2 घंटे में बाहर आ जाएगा या 4 घंटे में बाहर आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर जरूर कर सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपकी दशाएं कौन सी चल रही, कौन सा प्लानेटरी पोजीशन ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप इस चीज़ में है, तो वो आपको उसकी रेमेडी बताएगा कि आप महामृत्युंजय मंत्र करिए, खुद कीजिए। अगर वो करने लायक है व्यक्ति, अगर वो इस कंडीशन में कर सकता है, खुद करे, नहीं तो उसका परिवार का कोई मेंबर करे। अगर ये चीज़ें जो ग्रह आपका पीड़ित कर रहा है उसकी शांति कीजिए आप बीज मंत्रों की सहायता से, वैदिक रेमेडी से, तो उसका प्रभाव आता है। प्लस बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ये भी बता देते हैं कि व्यक्ति इस बीमारी में कितना सफ़र करेगा, आने वाला कौन सा प्रत्यंतर दशा है, कौन सी सूक्ष्म दशा है, कौन सी अंतर दशा है। आउटकम दशाएं बता देंगे कि व्यक्ति यहीं पर सफ़र करेगा कि बाहर निकलेगा। इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो वैदिक रेमेडी से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोट चक्कर का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि ये वापस आएगा कि यहीं पर जाएगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे टर्म्स हैं। आप मुझे न्यूमरोलॉजी में या टैरो में कहीं पर भी आप बता दो कि आपको ऐसी रेमेडी कर दो कि ये व्यक्ति को ये बीमारी है, ये करने से ठीक, उनकी रेमेडी करोड़पति या एक्स तक वापस लाने की होती है, जो कि जेनेरिक है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी कुंडली में अगर आपके लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, लग्न की स्थिति अच्छी है, जिसको कहा गया है, जिसको के.एन. राव सर कहते हैं कि अगर आपका लग्न, सूर्य और चंद्रमा मजबूत है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आएगा, चाहे बीमारी हो, चाहे उतार चढ़ाव हो, आप निकाल ले जाओगे। लग्न क्या है? रेलगाड़ी का इंजन जितना मजबूत है, लग्न लॉर्ड, पीछे के जो डब्बे हैं वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ चल रहे हैं। अगर इंजन मजबूत है तो कुछ टर्बुलेंस आया भी तो वो निकाल ले जाएगा। अगर इंजन गड़बड़ हो गया आपका, यानी लग्न लॉर्ड
ये खराब हो गए तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, कहीं ना कहीं लग्न के साथ लग्न पीड़ित हो रहा है बुरी तरीके से मेलेफिक इन्फेक्ट में, तो कुंडली देख कर ही एक एस्ट्रोलॉजर बता देगा किसी बच्चे की आप लेके आओ, चाहे वो जितने साल का होगी, इसको कौन सी बीमारी चल रही होगी, या इसको डेफिनेटली बर्थ के टाइम ये दिक्कत आई होगी, या इसको ऑटिज्म की दिक्कत दिख रही है। अब ऑटिज्म है जैसे, तो ये जैसी बीमारियां मैं रोज बहुत सारे चार्ट्स देखता हूँ, वो देख कर ही पता चल जाता है। मरकरी बुरी तरीके से पीड़ित है, जुपिटर बुरी तरीके से पीड़ित है, मून एफ्लेक्टेड है, अलग अलग चार्टों में बुरी तरीके से एफ्लेक्टेड है, तो सीधे सीधे दिखाता है कि इस व्यक्ति की मानसिक क्षमता में दिक्कत है, इसको स्पीच के इश्यूज आएंगे, इसको अपनी चीज़ें बहुत डिले होंगी, या कहीं ना कहीं जो दिमाग से संबंधित काम है इसमें कमी आ रही है। तो अब क्या है कि अब बीमारी तो आपने बता दी है और होगी, अब इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है कि इनसे संबंधित आप काम करो। अब चंद्रमा ठीक करना है, भगवान शिव की आराधना करो। मून ठीक करना है आपको, आप गौशाला में जाके सेवा करो। सॉरी, मरकरी। आपको बृहस्पति ठीक करना है, आप किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन में हेल्प करो। धर्म कर्म के कार्यों में जो आप दान पुण्य कर सकते हो वो करो। ये वैदिक, ये आपकी ब्लेसिंग सर्व करने के तरीके हैं। दूसरा, आप कुछ इनके जो वैदिक बीज मंत्र हैं इनकी चैंटिंग करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। बीमार आदमी है, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है अपने घर में और बहुत उसको दिक्कत चल रही है, 3 महीने लगातार अगर वो नारायण कवच का पाठ करता है या सुनता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हर व्यक्ति को जो स्वास्थ्य कष्ट से जूझ रहा है, 2026 में चाहता है कि वो रिपीट ना हो उसके साथ, नारायण कवच का पाठ शुरू करो। आप देखिए आपके शरीर की जो बीमारी है नारायण कैसे ठीक करेंगे। नारायण जब किसी के साथ आ जाते हैं तो प्लानिटरी पोजीशन एक तरफ रखी रहती है। प्रसंग आपको मैं सुनाता हूँ। अर्जुन ने संकल्प लिया था कि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु की हत्या की थी, लेकिन सूर्यास्त हो गया, वो नहीं मार पाए। जैसे ही वो बाहर आए अग्नि में प्राण देने के लिए अपने, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुरंत उन्होंने कहा कि ये रहा सूर्य का दोबारा तुम राइज हो, और ये रहा जयद्रथ, मार दो। तो जब नारायण आपके साथ हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन का अरिष्ट या जितनी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजर चाहे जितनी बकवास करे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो आप नारायण को साधिए, नारायण आपके साथ है तो आपके जीवन में हर काम शुभ, मंगल और बेहतर होगा। नारायण तभी साथ होंगे जब आप जीवन में शुभ कार्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। उन्होंने अर्जुन को भी ललकारा कि शस्त्र त्याग मत करो, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, भले मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ। तो नारायण ये आपसे भी चाहेंगे कि आप अपना काम करो, वो जो होगा मैं देख लूंगा। आप पहले अपना काम तो करो, बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के, बिना भय क्रोध के, बिना लाभ हानि के, बिना सुख दुख के आप अपना काम करो, रिजल्ट मुझ पे छोड़ दो। जब आप ऐसी फीलिंग के साथ काम करते हैं और साथ में कुछ अच्छे काम, ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, तो डेफिनेटली नारायण आपके साथ होगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन के अरिष्ट, कष्ट, नुकसान सब खत्म करेगा। जब हेल्थ की बात होती है सर, तो लोग थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देते उस पर। आपने कहा कि कुंडली से ये पता चल जाता है, तो इससे कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, मान लेते हैं कि कैंसर हो गया या और भी कुछ बीमारियां, तो वो भी क्या कोई भाव होता है जो हमारी कुंडली में कहीं पर, मतलब कोई ग्रह कहीं पर बैठ रहा है किसी भाव में, तब ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं? हर बीमारी के लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। मानसिक बीमारी के लिए मैंने आपको जैसे बताया, फिर आपको जो क्रोनिक डिसीज है उसमें कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी में राहु का इन्वॉल्वमेंट आएगा, या तो जुपिटर को एफ्लेक्टिव कर रहा होगा, या सैटर्न को 11th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा होगा, जो कि वृद्धि का भाव है। कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, अगर वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अब आपको एक चीज़ तो समझ जानी चाहिए कि आपकी कुंडली इस बीमारी के लिए एकदम प्रोन है, उसमें डीएनए है आपके अंदर इस बीमारी को होने का। एस्ट्रोलॉजर बोलेगा इस दशा में इस समय आपको ये बीमारी होने की संभावना है, आप एक काम करो, अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दो। तो अब आपके पास प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन है, तो डेस्टिनी तो आएगी। मैंने कहा तो उस समय क्या होगा, वो बीमारी बहुत हल्के से होकर निकल जाएगी। जिस चीज़ में आपको सर्जरी की आवश्यकता लग रही थी वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, और आप इसके साथ जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है उसके लिए वो आपको मंत्र बताएगा, आप उनकी चैंटिंग कीजिए, आपके जीवन में लाभ आएगा। तो ये प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा जीवन में इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। बस इन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपनी डेस्टिनी को लिंक करना है और अपने कर्मों का जो प्रभाव है उसको ऊपर करना है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। एक जैसे अगर कोई अपनी कुंडली अपनी हेल्थ के लिए दिखाना चाहे, जो हमें देख रहे हैं, अब वो ये सोचे यार हमारे क्या ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ग्रहों के जिसे देखकर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और तुरंत जाके एस्ट्रोलॉजर से बात करें? जैसे मेंटल स्ट्रेस की मैं बात करूँ, कई लोगों को डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, हार्मोनल डिसीज,
इम्पल्सिवनेस या बहुत ऐसी चीजें होती है जो मानसिक बीमारियां दिखाती है, तो उनकी कुंडली में पाया गया है कि मून जरूर पीड़ित होगा। जो भी लोग देखें जिनको ये समस्या दिखती है वो देखें मून या तो राहु केतु एक्सेस में होगा, मून डेबिलेटेड हो रहा होगा, कुंडली के 6, 8, 12 हाउस 8th हाउस में जा रहा होगा, तो उनको कुछ पीसीओडी पीसीओएस के इशूज हो सकते हैं, थायराइड के इशूज हो सकते हैं, उनको कई बार ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई भी चीज़ उनके पास आएगी उसको अगर उनके फेवर में तो ठीक है, नहीं तो उनको डिप्रेशन इम्पल्सिवनेस बहुत होगी। ऐसे ही लग्न लॉर्ड 8th हाउस के साथ कनेक्टेड हो गया है, खराब नक्षत्रों में या किसी बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्रों में हो गया जो 6 नक्षत्र होते हैं, तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इनको चेक करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अगर आपके पास। हाँ, हालांकि सब्जेक्ट टू डिटेल्ड एनालिसिस है, मैं यही कहूँगा केवल किसी एक कॉम्बिनेशन को मान के आप ये मत माने कि ये आपका फाइनल कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डेप्थ में जाने वाली चीज़ है, तो केवल मैं ये नहीं कहूँगा आप एक चीज़ को मान लो और बोलो कि मुझे कैंसर हो गया, तो वही बात हो गई कि आपने गूगल में डाला, उसमें लिखा कि कैंसर जब होता है तो व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं, सर भी घूमेगा, तो ऐसा तो नॉर्मल फीवर में भी हो सकता है। तो कोई भी अगर बीमारी या कुछ आपको देखनी है तो किसी योग एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएं जब आपको आवश्यकता लगे। तो बीमारियों को लेकर या फिर तरक्की को लेकर, करियर को लेकर स्टोन्स पहनने के लिए जो रत्न होते हैं उन्हें पहनने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है सर। कोई ये बोलेगा कि चांदी में पहन लो, कोई ये बोलेगा सोने में पहन लो, कोई बोलता है डायमंड पहन लो तो तरक्की हो जाएगी, तो ये कितना इम्पैक्टफुल होता है? हाँ, जो लोग रत्न पहनते हैं वो ध्यान से सुने, उन्होंने जो भी रत्न पहन रखा है उसको उतार के फेंक दें, क्योंकि रत्न अपने आप में जेम्स एक मिथ्या है, एक छलावा है, और ये बिल्कुल रेगिस्तान की मरीचिका की तरह है कि आपको एक धोखा देने वाली स्थिति है कि आपको रत्न पहनने से आपके कर्म बदल जाएंगे। अगर रत्न पहनने से कर्म बदलते किसी के तो अर्जुन को युद्ध नहीं करना पड़ता, राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। आपके जीवन में जितने बड़े लोग हुए कुछ नहीं करें, पैसा इकट्ठा करें खूब सारा कहीं से और अच्छे रत्न पहन लें, जीवन कंफर्ट हो जाएगा। नहीं, ये संसार कर्म का संसार है, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। कर्म प्रार्थना ही आपको आगे बढ़ाएंगी। जेम्स या जो रत्न है ये टोटल मैं बोल रहा हूँ फर्जी है, फेक है। कोई भी मुझे लाके दिखा दे एस्ट्रोलॉजी में, कहीं पराशर ने लिखा हो कि ये रत्न आप पहन लेना, भृगु ऋषि ने कहीं लिखा हो ये रत्न पहन लेना, या किसी भी क्लासिकल बुक में सर्वार्थ, चिंतामणि, शारावली, मानसागरी, वृहत पराशर, होरा शास्त्र, वृहत जातकम, जितनी किताबें, कहीं पर अगर एक वर्ड आप लाके दिखा दो कि किसी ऋषि ने कहा है कि आपका बृहस्पति खराब है तो आप पुखराज पहन लो, बुध खराब है पन्ना पहन लो, चंद्रमा खराब है मोती पहन लो, ये मिलावट है, इससे बचे, दूर रहें। ना सोने में पहने, ना चांदी में पहने, ना हीरे में पहने। पहन रखा है उतार के फेंक दें। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ कर्म को बढ़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें तो ही कल्याण होगा, नहीं तो आप ऐसे ही झूठे छलावे में आगे पीछे जी रहे थे इतने साल से, आगे भी जीते रहेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो नया साल शुरू हो रहा है, एक नई जानकारी आपको मिल रही है कि रत्नों से थोड़ा दूर रहें, रत्न पहनने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सर, वैदिक रेमेडीज होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं, तो अब कुछ लोग नए साल में अपना घर खरीदना चाह रहे होंगे, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि भाई हमको पैसा मिले, स्टेबल रहे, पैसा जाए ना, रुका रहे, तो इन चीज़ों के लिए क्या कोई रेमेडी है? पहले धन की बात करते हैं हम। देखिए, धन के लिए मैं जनरल रेमेडी बता सकता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक सबके चार्ट में सेकंड लॉर्ड अलग होंगे, 11th लॉर्ड अलग होंगे। 2026 में एक ये जो मंत्र है माँ लक्ष्मी के लिए, धन प्राप्ति के लिए और जीवन में बाधाओं को हटाने के लिए, ये मंत्र है ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो। ये मंत्र पूरा आप इनको दे दीजिएगा या आ जाएगा। तो इस मंत्र की आप 11 बार डेली चैंटिंग कीजिए, आपके जीवन में तो धन को लेकर स्थितियाँ बहुत बेहतर और अच्छी होंगी। आप हेल्थ को लेकर अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर सबसे अच्छा है कि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। ये जर्नल है, हर की कुंडली में लग्न लॉर्ड लग्न अलग होगा, फिर भी जर्नल रेमेडीज। सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य जब मजबूत होगा आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, पितरों का कारक कहा गया है। तो सूर्य के लिए आप एक काम कीजिए, एक तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ संडे शुरू कीजिए सभी लोग, और सूर्य को अगर जल देने की व्यवस्था हो आपके पास तो सूर्य को जल जरूर दीजिए आप। इससे आपकी आत्मा प्रबल होगी, कॉन्फिडेंस बनेगा। सूर्य क्या है, आपका समाज में सम्मान है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो आप ये आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। मन यानी कि मन बहुत चंचल है, जब तक मन एक चीज़ पर फोकस नहीं होगा आप अपने जीवन में नहीं जा सकते। आज आप कुछ कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप कुछ कर रहे हैं, मन अस्थिर है, सब कुछ अस्थिर है। तो सबसे पहले तो आत्मा को मजबूत करना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो। दूसरा, आपका मन स्थिर हो कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो चीज़ आपकी हो। मन का जो कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा को ठीक करने की एकमात्र इस विश्व में रेमेडी है, वो है भगवान शिव की आराधना।
जितने लोगों को ये समस्या आ रही है, ओवर थिंकिंग, परेशानी या मन को लेके एक जगह मन नहीं लगता, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनको एक काम करना चाहिए। इस साल भगवान महाकाल के दर्शन करने चाहिए, और महाकाल के दर्शन करते हुए भस्म आरती अटेंड करनी चाहिए। वो सुबह के टाइम होती है उज्जैन में, और वहाँ बैठ के महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करें, जो कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वहाँ बैठ के महाकाल को देख के आनंद लीजिए। पूरे वर्ष देखिए आपका मन स्थिर रहेगा। सूर्य की उपासना करने से कहीं ना कहीं आपका जो जीवन में आत्मविश्वास है वो लौट कर आएगा। समाज में नाम सम्मान और रैंक अथॉरिटी पावर मिलेगी आपको। मान सम्मान मिलेगा तो पैसे भी मिलेंगे, जाहिर बिल्कुल सी ठीक बात बात है। है। सर, अब जो मकान खरीदना चाह रहे हैं अपना नया, या फिर गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं कुछ, तो उनके लिए क्या कोई वैदिक रेमेडी है? देखिए ये स्पेसिफिक हो जाएगी। सबसे पहले तो आप मकान खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए वो दशाएं होनी चाहिए आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। तो जैसे भूमि का कारक है, जो मैं जर्नली बता रहा हूँ, ये सब जर्नल है, सब लोग कर सकते हैं। भूमि का कारक मंगल को बोला गया है, भूमि का। तो आप एक काम करें, इस वर्ष हनुमान जी की आराधना करें, उनका आशीर्वाद लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग चाहते हैं कि उनका मकान इस वर्ष बने, इस वर्ष शिफ्ट हो, इस वर्ष प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो आप हनुमान जी के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी कहता हूँ, हनुमान चालीसा तो घर पर पढ़े। इस वर्ष एक काम और करें, जो मकान की अभिलाषा रखते हो, कैची धाम का नाम सुना होगा, नीम करोली बाबा, वहाँ पर जाएं, जो नैनीताल के पास है। वो हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं। बड़ा शुद्ध आश्रम है, कोई वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना। आप जाइए, वहाँ बैठिए, उस जो शक्ति है उसको अनुभव कीजिए, और वहाँ बैठ के आप पूर्ण मनोरथ के साथ सुंदरकांड का पाठ करके आइए। आप देखिए, आपके लौट के आने के बाद से आपके जीवन में जो आपने अभिलाषा मांगी है मकान को लेके, वो डेफिनेटली पूरी होगी। सर, जब नया साल शुरू होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी बहुत से लोग भागते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, या फिर वो कब जन्म हुआ उनका वो नहीं है, डेट नहीं है, कुछ के पास टाइम नहीं होता अगर डेट होता है तो वो क्या करें? देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख रहे होंगे कि ऐसे लोग फिर टैरो की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। वो 52-55 जितने पत्ते हैं उससे आपका भविष्य निकालने की कोशिश करते हैं। ये 400-500 साल पुराना है। टैरो से भी ज़्यादा जो ऑथेंटिकेटेड हमारे पास है वो है हमारी प्रश्न कुंडली, प्रश्न मार्ग, जो कि पराशर और 5000 साल पुराना है। आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध की जानकारी आपको मिल सकती है। जिस समय वो आपसे प्रश्न करने आया, आप मुझसे प्रश्न करने आई, आपके पास कोई डिटेल नहीं है, आप मुझसे प्रश्न करने आई, या आप ये भी कर सकती है प्रश्न कुंडली में कि आप क्या प्रश्न करने आई वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप शांत बैठ जाइए और पूछिए कि मेरा प्रश्न हो क्या सकता है प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग। सपोज शुक्र दिख रहा है, 7th हाउस का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो स्त्री संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है, कोई रोग संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न शास्त्र के अलग अलग आयाम है कि ये रोग संबंधित प्रश्न का है, आंसर क्या होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने रोग को लेके पूछता है, कोई व्यक्ति अपने विवाह को लेके पूछता है। जर्नल कार्य सिद्धि के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि चंद्रमा को कहा गया बीज है, ये जितना बेटर है प्रश्न कुंडली में। जब आप पूछना है नवांश अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अलाइन करके आपके प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। ये टैरो से ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है और पुराना है, प्राचीन है, सनातन है। अगर आप देखें तो इस प्रश्न मार्ग का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन आपको महाभारत में मिलता है, जिसको बोलते हैं ना पासे से करते थे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली में विशुद्ध, जैसे ही आप आए मेरे पास, तो आपकी जो जन्म कुंडली है ये बताती है आपके प्रारब्ध को कि आपको क्या मिला है। प्रश्न कुंडली बताती है उस प्रारब्ध को आपने कितना बनाया है, कितना बिगाड़ दिया है। तो अब आपका प्रारब्ध आपका दिख रहा है। आप कैरियर को लेके पूछने हैं, अगर अलाइनमेंट सही नहीं है 10th हाउस मीन्स कि आपका कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आप विवाह को लेके पूछने हैं, विवाह होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पर आपका लग्न खराब आ रहा है, शीर्षोदय लग्न होना चाहिए, केंद्र में शुभ ग्रह होने चाहिए, चंद्रमा की स्थिति शुभ है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वो बन रहे हैं, तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। सप्तम भाव अच्छी स्थिति में दिख रहा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आपने जो मैरिज रिलेटेड सवाल पूछा है वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा। खराब आ रहा है तो नहीं होगा। तो प्रश्न शास्त्र भी उतना ही प्रमाणिक है जितनी आपकी जन्म कुंडली। जिनके पास, और जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो दोनों चीज़ें करते हैं। आपकी जिनकी प्रश्न कुंडली है हो चाहे ना हो, वो जन्म कुंडली भी लगाते हैं, प्रश्न कुंडली भी लगाते हैं। प्रश्न कुंडली से आप ये तक लगा सकते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, क्या वो किसी कुटिलता के साथ आपसे सवाल पूछने आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके भाव क्या है। क्योंकि कई लोग केवल ऐसे ही कुटिलतावश जाते हैं एस्ट्रोलॉजर को चेक करने, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आप जान जाएंगे ये व्यक्ति श्रूड है, धूर्त है, और इसके मन में जो सवाल है अपनी डेस्टिनी ज़्यादा जानने से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर को चेक करने हैं। तो वहाँ पर फिर वो अपनी डेस्टिनी बिगाड़ने ही आता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर को चेक करने जाना, आप मत जाओ,
कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बुलाने तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल। आपका विश्वास है आप जाइए, नहीं विश्वास है मत जाइए। और जो कह रहा है इस टाइम, भले वो इंडिविजुअल कुछ हो, लेकिन उस टाइम वो एक दैवज्ञ है, ब्रह्म की स्थिति में है, आपके प्रारब्ध को पढ़ रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, उसकी जो वास्तविकता है उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, शांत सुनिए। अगर आपको लगता भी नहीं मैच करा तो भी अपना जो सम्मान है वो बरकरार रखिए। कई लोग बहुत वो सुनने आते हैं जो उनको चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा होगा वो वही बताएगा जो है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग अपने मन का सुनने आते हैं, लेकिन मैं मन का जब नहीं सुनाता तो उनको लगता है कि उनकी वेस्टेज ऑफ मनी हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है उनकी, ये उनके जीवन का एक बचाव है। वो कह रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फुटबॉल प्लेयर मत बनो आप, आपका कोई कैरियर नहीं, और उल्टा आप अपना अगर जॉब छोड़ दोगे तो आपकी ज़िंदगी और ख़राब होने वाली है। तो फिर क्या है, उनको लगेगा कि इसने मुझे मना कर दिया, उनको ये नहीं पता कि उनका कैरियर उसने बचाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, आपकी मन की बात नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। ये तो सामान्य तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ भी मत करो, आप जो पूछो मैं बोलूँ कर दो, फिर आप भी कुछ हम भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी रिसर्च से अगर वो बता रहा है कि आप ये काम मत करो, तो आप उसको मानो, उसमें अपने ईगो पर मत लो, या एस्ट्रोलॉजर को केवल बोलना अपमानित करने के उद्देश्य के साथ मत जाओ, अच्छी भावना के साथ जाओ और मजे काटने मत जाओ। अगर जीवन में दिक्कत है तो जाओ। कई लोग इस अप्रोच के साथ भी जाते हैं, चलो एक ये नए बाजार में आए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। आप क्यों चेक करने जा रहे हो? आपको अगर आवश्यकता नहीं है, ये तो वही बात हो गई कि आप डॉक्टर के पास जाके बैठ गए और अब आप कह रहे हो आप मुझे चेक करो, बताओ पिछले 6 साल पहले मुझे कहाँ पे सर्जरी हुई थी, मेरे कौन से अंग में दर्द हो रहा है। कर सकता है वो डॉक्टर भी कैपेबल है, एस्ट्रोलॉजर भी कैपेबल है, लेकिन उसके लिए उसको समय चाहिए। और फिर ये कहीं ना कहीं आप उसकी प्रामाणिकता की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता दूं, आपके जाते ही आपसे कुछ नहीं पूछेगा, शांत बैठेगा और आप उसको सुनिए ध्यान से। वो आपकी डेस्टिनी के मेजर इवेंट्स या जो खराब एरियाज उन पर फोकस करना शुरू करेगा, अच्छे एरियाज उन पर फोकस करना शुरू करेगा। आप खुद पता चल जाएगा कि आपकी डेस्टिनी मैच हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बेहतर और सुगम बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली के बारे में बताया कि इससे सब कुछ जाना जा सकता है। जैसे अगर कुछ लोगों के पास अपना टाइम नहीं है कि वो किस समय पे पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है उनका, तो क्या ये चीज़ वो भी बता देती है और उससे कुंडली हमारी बन जाती है? उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है जिसको हमारे यहाँ BTC कहा जाता है, बर्थ टाइम करेक्शन। आपको आपकी डेट पता है, जैसे कि आज 13 नवंबर है, ठीक है, और आपकी माताजी कहती थी कि भाई शाम का टाइम था, अंधेरा हुआ नहीं था, होने वाला था। हाँ, मम्मी लोग ऐसे ही बताती हैं। या फिर सुबह सुबह एकदम हम उठे ही थे, या फिर दोपहर का खाना खाया था, उसके बाद फिर तुम्हारा जन्म हो गया। ऐसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनका यूज़ करके लग्न को सेट किया जाता है। लग्न को सेट करने के बाद फिर आपके डिविजनल चार्ट सेट किए जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ के इवेंट्स हैं, जैसे जो फिक्स इवेंट है, आपकी मैरिज किस डेट को हुई, आपके बच्चे का जन्म कब हुआ, आपकी एजुकेशन कौन से सेक्टर में, आप प्रोफेशन क्या करते हैं, आप अपने जीवन में कोई दुर्घटना का शिकार हुए हैं, मैरिड लाइफ की क्या कंडीशन है, माता पिता की किसी की डिमाइस हुई, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है डेट वाइज। तो वो कम से कम ऐसी 8-10 डेटा को इकट्ठा करेगा, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिर इन डेटास को अलाइन करने की कोशिश करेगा। आपका जो रिवर्स गोचर या ट्रांजिट है, पीछे ले जाएगा उस टाइम को। हर 1 घंटे 2 घंटे में पहले लग्न सेट करेगा। लग्न सेट होने के बाद फिर वो नवमांश सेट करेगा, जो कि 10-12 मिनट में बदल जाता है। नवमांश के बाद वो और नैरो आएगा, 5 मिनट की रेंज। फिर वो आखिरी में आपके D30 D60 चार्ट तक को करेक्ट सकता है। D60 चार्ट जो 30 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो वो आपके टाइम को धीमे धीमे, जो आपका एक्यूरेट टाइम था उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट दे सकता है। क्योंकि आपने तो घड़ी देख के बताया होगा, जो आपके 1990 से पहले पैदा हुए हैं तो उनमें क्या होगा, दीवार घड़ी होगी, डिजिटल घड़ी तो थी नहीं। तो 8.15 भी एक ही है, 8.14 भी एक ही है, 8.13 भी एक ही है। 8.15 ही बोलेंगे आप, 8.15, क्योंकि वो आपको टच करती हुई दिखेगी सुई। तो उसमें क्या होगा, आपके कुछ डिविजनल चार्ट मैच नहीं करेंगे, जैसे कि D60 चार्ट बदल जाएगा आपका, जो कि पराशर कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास पॉलिटिशियंस की इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। देखिए, इनकी डेट्स और डेट ऑफ बर्थ, डे निकालना और लमसम टाइम सबको पता होता है। उसको फिर हम करेक्ट करते हैं, जो KN राव भी करते थे। अगर आप बड़ी प्रेडिक्शन कोई दे रहे हैं तो आपको, जैसे ममता बनर्जी की देनी है, नीतीश कुमार की देनी है, तो उनके टाइम को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। उससे मेहनत लगेगी। आपको पता होगा कि किस पहली बार शपथ कब ली, दूसरी बार शपथ कब ली, तीसरी बार कब शपथ ली, या इनके जीवन में पारिवारिक स्थिति क्या है। जैसे नीतीश कुमार जी की पत्नी का जो सुख है वो कम है, ठीक है, और बहुत सारे इवेंट्स उनके आप मैच करके
ममता बनर्जी का आपको अगर बर्थ टाइम निकालना है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, लमसम टाइम है, उसके बाद से आप लग्न सेट करके मेहनत लगेगी 1-2 दिन, आप सेकंड तक निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से जो प्रेडिक्शन होगी वो एक्यूरेट होगी। तो किसी भी व्यक्ति का अगर समय लमसम में नहीं भी पता है, उसको अगर डेट पता है, तो वहाँ से हम बर्थ टाइम करेक्शन कर देते हैं। नेताओं की बात आपने की और खुलकर आप बात भी करते हैं नेताओं के बारे में। ममता बनर्जी की बात की, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी की जो कुंडली है उसमें कुछ है 2026 ममता बनर्जी की कुंडली की प्रेडिक्शन मैंने खैर जुलाई से लेकर मई से पहले कर चुका हूँ, आपके चैनल पे फिर से बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी। ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन है। बंगाल का इसके अलावा भारत की पॉलिटिक्स में ही धीमे धीमे धूमिल हो जाएंगी। बहुत ज्यादा उनका प्रभाव ना केंद्र ना राज्य में रहेगा। केजरीवाल को लेकर क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर केजरीवाल का भी खराब समय है और केजरीवाल का भी खराब समय उनको फॉलो करेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत सुधार होगा, बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि आप पार्टी अगर केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा तो 27 में अगर पंजाब का इलेक्शन है हार जाएगी। केजरीवाल को दूर हो जाना चाहिए वहाँ से। वो इस टाइम इस स्थिति में चल रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वो चीज़ खराब होगी। 29 के बाद ही उनके जीवन में कुछ भला या वापसी के चांस हो सकते हैं। अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है और उनकी वजह से अगर उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट किया आप पार्टी में, तो कहीं ना कहीं पंजाब जैसे जो इलेक्शन था वो भी आप आम आदमी पार्टी हारेगी 27 में। नया साल जब शुरू होता है सर, एक आखिरी सवाल ये है, मैं चाहती हूँ आप मेरे ऑडियंस को बताएं, तो लोग बड़ा जश्न मनाते हैं और शराब खूब पीते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी एनर्जीज पर, उनके नया साल पर? देखिए, शराब पीना, नॉन वेज ड्रिंक, अल्कोहल, ये हमारी परंपरा नहीं है किसी वर्ष को शुरुआत करने की। हमारे यहाँ जो पहला वर्ष होता है वो नवरात्रि का पहला दिन होता है चैत्र मास की, जहाँ पर हम अपने शुद्धिकरण करते हैं। 9 दिन उपवास रख के हम अपनी आत्मा और शरीर की शुद्धि करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए। चलो आप इंग्लिश कैलेंडर से मना रहे हो, सबसे पहले तो नए साल वाले दिन आपको सुबह टाइम से उठना चाहिए और सबसे पहले मंदिर जाके दर्शन करने चाहिए। फिर कुछ धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, कुछ चैरिटी, जो आपकी श्रद्धा हो। ये नहीं कि आपको हज़ारों रुपए दान करने, आपके पास कुछ नहीं है, 5 रुपए का एक पार्ले जी का पैकेट ले लो और किसी गरीब को, किसी स्ट्रीट डॉग को खिला दो शुद्धिकरण के साथ। उस दिन अपनी जो ऊर्जा है जो पूरे वर्ष के लिए, तो अपना ऑरा पॉजिटिव किए, अच्छे लोगों से मिलें, धर्म कर्म के काम करें। शराब, मदिरा, अल्कोहल, आप 31 दिसंबर को रात के 3 बजे तक पार्टी कर रहे हो और सुबह पहले दिन ही साल के 11 बजे सो के उठ रहे हो नशे की हालत में धुत होके, ये मत कीजिए आप। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पूरा वर्ष आपका अच्छा रहे, तो आप 31 की रात को आराम से शांति से सोइए, जैसे आपके रूटीन होते हैं। 1 तारीख को उठ के टाइमली उठिए। उस दिन अगर हो सके तो छुट्टी लीजिए ऑफिस से, छुट्टी लेके अपना शुद्धिकरण कीजिए। उस दिन सुबह उठ के सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। उससे क्या होगा, 9 के 9 ग्रह आपके ठीक होंगे, वर्ष भर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद किसी मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, कुछ समय वहाँ पर बिताइए। उसके बाद दिन का कुछ हिस्सा आप चैरिटी, धर्म कर्म, समाज सेवा, सोसाइटी के वेलफेयर के लगाइए। और उस दिन कोशिश कीजिए कि आपके जितने काम हो वहाँ से ब्लेसिंग्स अर्न हो, या कुछ ऐसा काम करें जिससे किसी की आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकले। तो आप किसी गरीब व्यक्ति को, जैसे कि जनवरी का महीना होता है, कंबल दान कर दीजिए, कपड़े दे दीजिए, खाना खिला दीजिए। आप देखिए, आप ये अच्छे काम करते हैं, आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इंडिविजुअल शराब पार्टी में खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर 1000 रुपये का अगर आप दान कर देते हैं तो पूरा वर्ष आपका बेहतर और अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि इससे हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये एपिसोड आपके लिए। अगर आप शादी नए साल में करने जा रहे हैं या फिर हेल्थ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ भी है, तो ये पूरा एपिसोड आपने देख लिया होगा अब तक। कुंडली ज़रूर दिखाइए एक बार, जो सर ने बताया वो चेक कीजिए और जो उपाय, वैदिक रेमेडीज़ जो बताई हैं उसको फॉलो करिए। कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। उम्मीद मौका मिला, सौभाग्य मिला तो दोबारा सर के साथ एक एपिसोड करेंगे और आपके सवाल भी ज़रूर लिए जाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक किए बिना जाइएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नववर्ष मंगलमय हो, शुभमय हो, शुभ कार्य कीजिए। किसी के जीवन को बदलने का अगर मौका मिले तो बदलिए, फिर देखिए आपके साथ कैसे ईश्वरीय अनुकंपा जुड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।